हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार भारतीय इतिहास का क्रैश कोर्स शुरू किया गया था, जिसमें अपनी 2 क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज अपनी इसमें तीसरे नंबर की क्लास है और टॉपिक का नाम है दोस्तों महाजनपद काल। महाजनपद काल से संबंधित आज मैं आपको टॉप 60 प्रश्न करवाने वाला हूं। अगर आपने पिछली 2 क्लासें अगर नहीं देखी है तो वो उनको जरूर देख लें और आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज दोस्तों अपना टॉपिक है महाजनपद। अब महाजनपद किसे कहते हैं? तो देखिए, प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाइयां को महाजनपद कहते थे। ठीक है, यह आपको इसमें याद रखना है। अब यहां पे देखिए दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता देता हूं। देखिए, बुद्ध के जन्म से पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों में बटा हुआ है, यानी कि भारत में 16 महाजनपद थे। ठीक है, बौद्ध धर्म अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूं एक बार 16 महाजनपद कौन कौन से थे। तो देखिए, काशी, कोसल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेती, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। ये टोटल 16 है, ये महाजनपद थे। 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, तो ये 16 महाजनपद है। ठीक है, तो यहां पे देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न आता है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में महाजनपद है और सूची सेकंड में राजधानी है। अब यहाँ पे देखिए, 16 महाजनपदों में से अपने को यहाँ पे 4 दे रखे हैं और चारों की अपने को राजधानी पूछा गया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे पूछ रहा है कि गांधार की राजधानी, यानी कि गांधार जो महाजनपद है उसकी राजधानी दोस्तों तक्षशिला थी। क्या थी? तक्षशिला। सूरसेन की दोस्तों राजधानी थी मथुरा। कौन सी थी? मथुरा। और वत्स की राजधानी दोस्तों कौन सी थी? वो है कौशाम्बी। कौन सी? कौशाम्बी। और कौशल की दोस्तों राजधानी थी श्रावस्ती या अयोध्या। श्रावस्ती या अयोध्या, ये दोस्तों कौशल की राजधानी थी। अब यहाँ पे मैंने सारे के सारे सही सुमेलित कर दिए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 1 2 3। 4 1 2 3 ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें सेकंड नंबर प्रश्न है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? तो हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें अजातशत्रु। किसको? अजातशत्रु को दोस्तों कुणिक कहा जाता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इसमें वो है सी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर अजातशत्रु। आगे देखिए, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों उदयन ने। किसने? उदयन ने। तो इसका राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उदयन। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 4 नंबर का प्रश्न है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, जिसे यानी कि उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, द्वितीय बौद्ध संगीति। ठीक है, टोटल बौद्ध संगीति है ये दोस्तों 4 हुई थी। ठीक है, कितनी बौद्ध संगीति हुई थी? 4। एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आप चारों बौद्ध संगतियों के समय जो किसका शासनकाल था वो आप याद रख सकते हैं। देखिए, ट्रिक है दोस्तों अक्का अक। ठीक है, अक्का अक, यानी कि पहली बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी दोस्तों अजातशत्रु के समय, और दूसरी बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी दोस्तों, का मतलब क्या हो जाएगा? कालाशोक। ठीक है, क्या हो जाएगा? कालाशोक। और तीसरी बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी दोस्तों अशोक के समय, और लास्ट यानी कि चौथी बौद्ध संगीति हुई थी दोस्तों कनिष्क के समय।
यानी कि इसमें अब अपने को देखिए 4 बौद्ध संगीति मैंने बता दिया। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क के शासनकाल में 4 बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। अब यहाँ पे अपने को पूछा है कि द्वितीय बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति देखिए यहाँ पे का आ रहा है, का मतलब क्या हो जाएगा, कालाशोक। ये शिशुनाग वंश का शासक था कालाशोक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है द्वितीय बौद्ध संगीति दोस्तों वैशाली में आयोजित की गई थी। कब की गई थी, तो 383 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों साब कमीर, इस बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, साब कमीर, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ब नंबर का ऑप्शन कालाशोक। नेक्स्ट है 5 नंबर प्रश्न है 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो सिकंदर महान की मृत्यु है वो दोस्तों कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी दोस्तों कहाँ पर, तो बेबीलोन में। कहाँ पर हुई थी, बेबीलोन में। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं के मध्य, यानी कि सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था। दोबारा देखिए सिकंदर महान एवं पोरस या पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों झेलम नदी के आमने सामने पड़ाव डाला हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए इसमें 7 नंबर का प्रश्न है किस मध्यभांड पाटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है। तो वो कौन से मध्यभांड के बारे में कहा गया है कि भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उत्तरी काले पोलिशकृत बर्तन, उत्तरी काले पोलिशकृत बर्तन। तो इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है पाली ग्रंथों के गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है। पाली ग्रंथों के गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों क्या कहा जाता है, तो वो है भोजक या ग्राम भोजक, भोजक या ग्राम भोजक कहते हैं। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है उज्जैन का प्राचीन नाम था। तो दोस्तों उज्जैन का प्राचीन नाम है वो क्या था, तो वो था दोस्तों अवंतिका। क्या नाम था, अवंतिका। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अवंतिका। नेक्स्ट है नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो यहाँ पे देखिए नंद वंश का संस्थापक है वो कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन की हत्या कर महापदम नंद ने नंद वंश की नींव रखी थी, ठीक है। और नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, ठीक है, आपने नाम तो सुना ही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, वो है महापदम नंद। महापदम नंद ने दोस्तों नंद वंश की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए इसमें 11 नंबर का प्रश्न है ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्नमीज जेंडरमीज कहा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है, ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्नमीज या जेंडरमीज कहा गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें घनानंद को, ठीक है, घनानंद इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया। तो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण है ये किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया दोस्तों ईरानियों द्वारा, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ईरानियों द्वारा। नेक्स्ट है आगे देखिए इसमें 13 नंबर का प्रश्न है प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया, ये किया गया दोस्तों यूनानियों द्वारा। किसके द्वारा, यूनानियों द्वारा। तो इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया। तो दोस्तों ईरान के
खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों डेरियस, डेरियस या दारेबाहु फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 15 नंबर का प्रश्न है। देखिए इसमें हाइडेस्पस या विस्तता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 ईस्वी पूर्व किन किन शासकों के बीच में हुआ था? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सिकंदर मकदूनिया का शासक था, उसने भारत पर 326 ईस्वी पूर्व आक्रमण किया। पंजाब के राजा पोरस ने सिकंदर के साथ झेलम नदी के किनारे हाइडे स्पीज का युद्ध दोस्तों लड़ा था। ठीक है, परंतु हार गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है सिकंदर और राजा पोरस के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 16 नंबर का प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो दोस्तों सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 ईस्वी पूर्व आक्रमण किया था। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। किस किस के मध्य हुआ था युद्ध? तो सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के मध्य। ठीक है, आगे देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में शासक है और सूची सेकंड में वंश है, यानी कि कौन से वंश का शासक कौन था। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों बिंबिसार है, ये कौन से वंश का शासक था? तो ये हर्यक वंश का शासक था बिंबिसार। यहाँ पे कालाशोक है, ये कौन से वंश का शासक था? तो ये शिशुनाग वंश का शासक था। ठीक है, और महापद्म नंद है, ये नंद वंश का शासक था। बिंदुसार है, ये मौर्य वंश का शासक था। दोबारा देखिए, बिंबिसार हर्यक वंश का शासक, कालाशोक शिशुनाग वंश का शासक, महापद्म नंद ये नंद वंश का शासक और बिंदुसार है ये मौर्य वंश का शासक था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 1 2 4 3 यानी कि बी नंबर का ऑप्शन है वो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 18 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में महाजनपद है और सूची सेकंड में आधुनिक क्षेत्र दे रखे हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों मगध महाजनपद है, इसका जो आधुनिक क्षेत्र है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों पटना व गया के जिले। तीसरा महाजनपद यहाँ पे देखिए वत्स महाजनपद का आधुनिक क्षेत्र है इलाहाबाद, और कौशल महाजनपद का आधुनिक क्षेत्र है अवध, और अवंती महाजनपद का आधुनिक क्षेत्र है मालवा। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देखिए, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो वह है दोस्तों गिरिवज्र या राजगृह, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपदों का उदय हुआ, इनमें मगध सबसे शक्तिशाली था। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो दोस्तों किस शासक के द्वारा पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है दोस्तों किसने? तो ये उदयन ने किया था। उदयन द्वारा दोस्तों ये पाटलिपुत्र राजधानी बनाने का चयन किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। और देखिए पाटलिपुत्र की स्थापना का श्रेय भी उदयन को जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर, और ये हर्यक वंश का अंतिम शासक था उदयन। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो दोस्तों ये सूची है, ये कहाँ उपलब्ध है? तो मैंने आपको बताया था दोस्तों अंगुत्तर निकाय, कहाँ पर है? अंगुत्तर निकाय में दोस्तों ये 16 महाजनपदों की सूची है ये मिलती है। ठीक है, ये बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था?
तो सिकंदर महान के समकालीन मगध का कौन सा राजा था? तो वो था दोस्तों इसमें घनानंद। कौन था? घनानंद। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए इसमें, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कृष्ट किस नदी पर हुआ था? तो दोस्तों कौन सी नदी पर हुआ था? सॉरी, कौन सी सदी में हुआ था? यहाँ नदी नहीं, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कृष्ट किस सदी में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे, तो दोस्तों क्या कारण थे? तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, बिल्कुल सही है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी इसमें सही है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, ये भी इसमें बिल्कुल सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तो भारत में सफलता के जो प्रमुख कारण थे सिकंदर के, ये चारों ही सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1 2 3 4, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सूची फर्स्ट में राजा और सूची सेकंड में राज्य दे रखे हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्रद्योत राजा का जो राज्य है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों अवंती। कौन सा है? अवंती। और उदयन का दोस्तों राज्य था, वो कौन सा था? वो था दोस्तों इसमें वत्स। ठीक है, और प्रसेनजित का था दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है कौशल। और अजात शत्रु का था दोस्तों इसमें मगध। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है 3 2 4 1, 3 2 4 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। देखिए, आप महाजनपद से संबंधित प्रश्न कम पढ़ते हैं, इसलिए आपको यह प्रश्न पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, आगे देखिए, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। अभिलेखीय साक्ष्य से प्राप्त होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो ये नहर है, ये दोस्तों कलिंग में खोदी गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कलिंग में। ठीक है, आगे देखिए, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया, तो उस शासक का नाम क्या था? उस शासक का नाम था दोस्तों डेरियस। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, मगध के राजा अजात शत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? मगध के राजा अजात शत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें, देखिए किसके साथ में रहा? तो वो है वज्जी वैशाली के साथ में। ठीक है, वज्जी जो वैशाली का शासक था उसके साथ में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, यानी कि एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा हुआ था, तथा महाशिलाकंटक यानी कि पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र, इस प्रकार के जो नामक जो गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था। यहाँ पे देखिए, जो वज्जी संघ के विरुद्ध मगध के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल और महाशिलाकंटक नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? तो वो था दोस्तों कौन? तो सीधा सा है अजात शत्रु। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो दोस्तों वो है इसमें सीधा सा है घनानंद। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 31 नंबर प्रश्न है, भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन है वो 600 ईस्वी पूर्व में हुआ था। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 32 नंबर प्रश्न है, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। एक तरफ दोस्तों देखिए यहाँ पे अजात शत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजित, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अजात शत्रु और प्रसेनजित। ठीक है, बिंदुसार ये दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें 1 और 3, 1 और 3। तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
आगे देखिए इसमें 33 नंबर प्रश्न है, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का प्रमुख कारण क्या था? तो बड़े राज्यों के उदय का जो प्रमुख कारण है वो क्या था? तो उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 34 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवेद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अवंती। ठीक है, अवंती के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था बिंबिसार ने अपने राज्यवेद्य जीवक को। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और बिंबिसार है ये हर्यक वंश का सबसे प्रथम शक्तिशाली शासक माना जाता है। ठीक है, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया दिया? तो किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो वो है दोस्तों शिशुनाग ने। ठीक है, शिशुनाग ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 36 नंबर प्रश्न है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो दोस्तों किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? अंग है वो महाजनपद था और इसकी राजधानी दोस्तों चंपा थी। ठीक है, तो अपने राज्य में विलय है ये किस मगध सम्राट ने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बिंबिसार ने। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 37 नंबर प्रश्न है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों काशी। ठीक है, काशी को छोड़ के बाकी अवंती, वत्स और कौशल, इन तीनों महाजनपदों का दोस्तों विलय है वो मगध साम्राज्य में किया था। किसने? शिशुनाग ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो दोस्तों काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? अजातशत्रु ने। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, अजातशत्रु। नेक्स्ट है, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा कथन है वो सही नहीं है? तो कौन सा कथन है वो इसमें सही नहीं है? तो यहाँ पे देखिए पुराणों और महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना भद्रथ ने की, बिल्कुल सही है। आगे देखिए महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्व छत्रातक यानी कि क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इकराट की उपाधि धारण की थी, बिल्कुल सही है। आगे देखिए गिरिवज्र राजगृह है पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तो इसमें तीनों ही कथन है वो सत्य है, इसमें गलत है वो कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं, डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो किस एक का शासन था? तो वो था दोस्तों इसमें नंद वंश का शासन था। कौन से वंश का? नंद वंश का शासन था। ठीक है, आगे देखिए 41 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो यहाँ पे देखिए कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो वो कौन सा था? तो वो था दोस्तों इसमें सीधा सा है मगध। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे कथन दिए गए हैं, अपने को बताना है कि कौन कौन से कथन है वो इसमें सत्य है, ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में जाना जाता है। देखिए खगोष्ठी लिपि का प्रचार बिल्कुल सही है, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार बिल्कुल सही है, ईरानियों की छत्रप प्रणाली का प्रचार ये भी इसमें सही है, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार ये भी इसमें बिल्कुल सही है, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5।
तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए, इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया, बिल्कुल सही है। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, बिल्कुल सही है। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, ये भी इसमें सही है। यानी कि ये तीनों तो सही है। अपने को क्या पूछा है इसमें कि कौन सा प्रभाव नहीं था, तो देखिए उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, ये इसमें गलत हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो कौन से राज्य में गणतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं थी? तो वो है मगध। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे सैन्य नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? निम्नलिखित में से किसे सैन्य नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बिंबिसार। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी कि भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो भयानक सेना का स्वामी किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था दोस्तों महापद्मनंद को। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। और महापद्मनंद है ये दोस्तों नंद वंश की इसने स्थापना की थी, ठीक है। आगे देखिए, डेरियस दायरबाहु फर्स्ट ने 516 ईस्वी पूर्व में सिंधु नदी के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां छत्रबी यानी कि प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 360 टैलेंट। 360 टैलेंट ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो वो था दोस्तों इसमें हेरोडोटस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी देखिए, नियाकर्स और एनासिक्रिटिस, एस्टिटोबुल्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन। ये तीनों आए थे लेकिन हेरोडोटस नहीं आया था। नेक्स्ट है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को क्या कहा जाता था? श्रेष्ठिन कहा जाता था। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 50 नंबर प्रश्न है, गृहपति का अर्थ है? तो गृहपति का अर्थ है दोस्तों धनी किसान। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए सीधा सा मैं आपको बता दूं इसमें, तो अष्टकुलक है वो क्या होती थी? तो ये एक परामर्शदायी संस्था होती थी अष्टकुलक, ठीक है। महामात्र है ये उच्च कोटि के अधिकारी होते थे महामात्र। और बलि साधक वाला अधिकारी है ये किसानों से कर वसूलने का काम करते थे। और सोलिकक या शुल्काध्यक्ष ये दोस्तों शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी होता था। तो यहाँ पे सारे के सारे सही सुमेलित हैं। 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और इसी कारण वश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अजातशत्रु। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया था, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, और देखिए अजातशत्रु ने तो बिंबिसार की हत्या की और अजातशत्रु का बेटा का नाम था दोस्तों उदयन। क्या नाम था? उदयन, ठीक है, जिसने पाटलिपुत्र नगर बसाया था, ठीक है। उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी, ठीक है। तो बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में
किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों किसके द्वारा? तो लिच्छवी के द्वारा। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में महाजनपद है और सूची सेकंड में राजधानी है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, कुरु महाजनपद की राजधानी दोस्तों इंद्रप्रस्थ थी। कौन सी थी? इंद्रप्रस्थ। और पांचाल यानी कि पांचाल महाजनपद की जो राजधानी थी वो दोस्तों थी कौन सी? अहिछत्र। ठीक है, अहिछत्र या कोम्पिलय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहिछत्र। कौशल की राजधानी थी दोस्तों श्रावस्ती या अयोध्या अपन उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, वत्स की राजधानी तो कौशाम्बी। यहाँ पे साकेत दे रखा है। क्या दे रखा है? साकेत। साकेत की जगह दोस्तों आप इसमें श्रावस्ती कर लेना, श्रावस्ती। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है कौन सा? 4312। 4312 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 55 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो वो है अंगुत्तर निकाय। ठीक है, ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? तो वो है दोस्तों इसमें कौन राजधानी नहीं रहा? तो वो है कौशाम्बी। ठीक है, कौशाम्बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस का 20वां प्रांत बनाया? देखिए, प्रश्न रिपीट हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डेरियस या दारेबाहु फर्स्ट। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, आगे देखिए, हाइडेस्पस या विस्तता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 ईस्वी पूर्व किन किन शासक के मध्य हुआ? तो दोस्तों सिकंदर और पोरस के मध्य। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया 326 ईस्वी पूर्व। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से संबोधित करना है। यहाँ पे देखिए बिंबिसार है, ये दोस्तों हर्यक वंश का शासक था। कालाशोक है, ये दोस्तों शिशु वंश का शासक था। और बिंदुसार है, ये मौर्य वंश का। और महापद्मनंद है, ये नंद वंश का शासक था। तो इसका 1 2 4 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ये दोस्तों आज अपना जो तीसरा नंबर का जो टॉपिक है वो समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों, आराध्या RS अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। और राजस्थान पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों हमारे साथ में जुड़े रहना, जब तक परीक्षा नहीं होती तब तक। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।